हमने यहाँ तक मेरे ख्याल में कर लिया था मल्टी थ्रेशिंग का जो थ्रेड्स का जो हमने किया था चैप्टर, उसमें हमने स्लाइड तक हमने कर लिया था कि ग्लोबल वेरिएबल्स का जो है वो क्या इफेक्ट आता है थ्रेड मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर के अंदर। मल्टीपल थ्रेड्स ग्लोबल वेरिएबल को जब एक्सेस करता है, ये हमने किया था आखिरी स्लाइड लास्ट क्लास में कि अगर वेरिएबल 60 है तो 60 की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। तो 60 की वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल की वैल्यू 60 रखी, कोई फंक्शन इसको एक्सेस कर रहा है, वो 40 कर रहा है, ठीक है। इसका टाइम स्पैम खत्म हुआ, टाइम स्लाइस खत्म हुआ, तो दूसरा फंक्शन ने कॉल किया, इसने 60 कर दिया और इसने 60 कर दिया, इसका टाइम स्लाइस खत्म हुआ तो दोबारा से एक कॉल हुआ फंक्शन, इसने फिर ये अब 60 इसने कर दिया तो अब ये आगे 60 से चल रहा होगा। तो ये इस तरह से रॉन्ग रिजल्ट आ सकता है अगर ग्लोबल वेरिएबल मल्टीपल थ्रेड जो है वो यूज कर रहे हैं अपने अपने फंक्शंस के अंदर, तो रॉन्ग रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। इसलिए ग्लोबल वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते वक्त थ्रेडिंग में बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये हमने यहाँ तक किया था, आगे कंटिन्यू करते हैं। थ्रेड्स के अंदर जो है वो थ्रेड सेफ रहे। एक तो ग्लोबल वेरिएबल था जो हमने डिस्कस किया, एक री एंट्रेंट लाइब्रेरीज भी जो है ना वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं ताकि जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो सेफली जो है वो चले। तो री एंट्रेंट लाइब्रेरीज का मतलब क्या है? मैनी लाइब्रेरीज प्रोड्यूस में नोट बी री एंट्रेंट, जहाँ कुछ लाइब्रेरीज, ज़्यादातर लाइब्रेरीज जो री एंट्रेंट नहीं होती। री एंट्रेंट ना होने का मतलब क्या है? दे आर नॉट डिजाइन टू हैव अ सेकंड कॉल टू इटसेल्फ फ्रॉम द सेम प्रोसेस बिफोर इट कंप्लीटेड। देखिए, जब तक पहला प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए अपने आप को दोबारा से कॉल नहीं करती। ज़्यादातर लाइब्रेरीज जब तक अपना पहला प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए दोबारा से अपने आप को कॉल नहीं करती। इसको कहते हैं नॉट री एंट्रेंट। तो नॉट री एंट्रेंट का मतलब है कि वो अपने आप को कॉल नहीं कर रही। ये ड्रॉबैक है। री एंट्रेंट होना चाहिए, यानी कि अपने आप को दोबारा कॉल कर ले सेकंड टाइम पे। बेशक वो पहले टाइम पे अपने पूरा ना हुई हो, लेकिन सेकंड टाइम पे वो अपने आप को कॉल कर ले। अच्छा, इसको समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस एक फंक्शन है, एक थ्रेड बनाया हमने T1 के नाम से। T1 के नाम से थ्रेड बनाया, उसने फंक्शन 1 को कॉल किया, ठीक है। थ्रेड 1 ने फंक्शन 1 को कॉल किया। उस तरह एक और थ्रेड बनाया थ्रेड 2 के नाम से। थ्रेड 2 के नाम से उसने फंक्शन 2 को कॉल किया। फिर एक दोबारा थ्रेड बनाया थ्रेड 1 के, दोबारा थ्रेड वही है, बनाया नहीं है पहले का, वही जो थ्रेड 1 था वही हम यूज कर रहे हैं। इसने दोबारा फंक्शन 1 को कॉल किया। अब आप देखिए फंक्शन 1 जो है वो मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ कॉल हुआ, तो फर्स्ट टाइम यहाँ कॉल होगा, थ्रेड 1 जो है फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है तो फंक्शन 1 चलना शुरू होगा, ठीक है। फंक्शन 1 चल रहा है इस तरह। अब ये फंक्शन 1 आधा कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो उसका अब थ्रेड फंक्शन 1 यहाँ भी चल रहा है, और फंक्शन 1 देखो थ्रेड 1 डॉट T1 डॉट F1 यहाँ भी है, थ्रेड 1 का फंक्शन 1 दोबारा यहाँ भी चल रहा है। तो 2 टाइम जो है वो फंक्शन 1 जो है वो आप यहाँ देखेंगे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फंक्शन 1 को हमने दोबारा यहाँ पे रखा, दोबारा चलाया। फंक्शन 1 जो है ज़ाहिर मुख्तलिफ थ्रेड चला रहा है, अब थ्रेड 1 ही चला रहा है। तो थ्रेड 1 क्या करेगा, सेकेंड टाइम पे फंक्शन 1 को अब ये दोबारा से, चूंकि अब ये नया कॉल हुआ है तो ये शुरू से चलना चाहिए, लेकिन शुरू से नहीं चलेगा। वो यहाँ से चलना शुरू, वो यहाँ से जहां तक चल चुका है ना थ्रेड 1 का फंक्शन 1, अब वो पहला चूंकि कंप्लीट नहीं हुआ था तो ये दूसरे को जो है चलने नहीं देगा। वो कहेगा अभी पहला तो कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले का तो अभी टाइम स्लाइस आया था, वो रुका हुआ है। वो फंक्शन 2 चला रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब इसका अभी तो ये रुका हुआ है, अब दोबारा से इसको कॉल कर लिया, दोबारा से कॉल कर लिया, पहला तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पहला तो अभी आधे में है। तो वो उसको दोबारा से कॉल करने नहीं देगा, कहेगा ये कॉल नहीं हो करेगा, वो दोबारा से इसको कॉल नहीं करेगा। वो कहेगा भाई पहले पहला वाला कंप्लीट करो फिर कॉल करूंगा। हालांकि थ्रेड में तो ये ऐसा मुमकिन है कि वो दो फंक्शन एक साथ चल सकते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ वो चलने नहीं देगा। अगर अगर नॉट री एंट्रेंट होगा तो नहीं चलने देगा लाइब्रेरी। अगर एपीआई अगर नॉट री एंट्रेंट होगी, री एंट्रेंट का मतलब ये कि दोबारा अब एंटर नहीं होने दे रहा है क्योंकि पहला कंप्लीट नहीं हुआ, तो दोबारा उस फंक्शन को एंटर नहीं होने देना। तो री एंट्रेंट होना चाहिए। री एंट्रेंट का मतलब क्या है? तो दोबारा फंक्शन वन कॉल हुआ है तो ये चल जाए, ये चल जाए, ठीक है, शुरू से चल जाए और रुके नहीं। बेशक पहला वाला भी आता चल रहा था फंक्शन, लेकिन दूसरा वाला भी जो है वो शुरू से चलना चाहिए। यह ना हो कि पहले वाला चूंकि नहीं चला था फंक्शन, पहले फर्स्ट टाइम फंक्शन वन नहीं चला था तो सेकंड टाइम उसको कॉल करने पे वो इसलिए नहीं चलेगा कि फर्स्ट टाइम नहीं चला था। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, उबैदुल्लाह कह रहे हैं कि अटेंडेंस मार्क कर दें। उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह आप लेट आए। और कौन आए लेट? और कोई है लेट आया पहले हाफ में? अच्छा, ये वजिया मोहिद्दीन का भी नजर आ रहा है नाम, वो भी मेरे ख्याल में। अच्छा, वो प्रेजेंट थी, ठीक है। अभी जो है लेट में नहीं है, सही है। तो अभी ये कहा था मैंने उबैदुल्लाह की अटेंडेंस मार्क कर दी है, लेकिन लेट नहीं आया क्योंकि अब ये जो है ना आपको पोस्ट ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि मैं दोनों सेशन की अटेंडेंस भेजता हूँ, ठीक है, फर्स्ट सेशन की भी सेकंड की भी, और दोनों में जो एब्सेंटीज है उनके नाम भेजता हूँ। आप लोग चेक कर रहे होंगे पिछली क्लासेस में, आप चेक करें, जो आज जो फर्स्ट लॉट में नहीं था उसकी एब्सेंट होगी, जो सेकंड में नहीं था उसकी एब्सेंट होगी। तो दोनों सेशन की अटेंडेंस होती है, तो ख्याल करें कि कोर्स ड्रॉप ना हो जाए बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस। री एंट्रेंट फंक्शन तो बस यही होते हैं कि जो है आपका बीच में ही, जब अगर पहला फंक्शन जो है वो अपना टाइम स्लाइस की वजह से रुका हुआ है, सेकंड टाइम पे वो फंक्शन अगर कॉल किया जा रहा है तो चल जाए, रुके नहीं कि फर्स्ट टाइम अभी वो पहला वाला जो कॉल किया गया था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो सेकंड टाइम दोबारा इसी को कॉल कर लिया तो नहीं चलेगा, ऐसा ना हो। अगर अगर री एंट्रेंट लाइब्रेरीज की सपोर्ट होगी तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी सपोर्ट नहीं होगी री एंट्रेंट लाइब्रेरीज की, अगर लाइब्रेरीज जो थ्रेड्स के लिए यूज हो रही है अगर वो नॉट री एंट्रेंट है, तो फिर ये फंक्शन वन जो है वो नहीं चलेगा सेकंड टाइम पे जब तक ये फंक्शन वन फर्स्ट टाइम पे कंप्लीट ना हो जाए। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन? तो री एंट्रेंट करने से थ्रेड सेफ रहते हैं, ठीक है, ऐसा ये वेटिंग नहीं कराएगा कि थ्रेड्स को कि भाई अभी तक पहला वाला फर्स्ट टाइम पे कॉल हुआ तो सेकंड टाइम पे वेट करें। थ्रेड सेफ रहते हैं अगर फंक्शन अगर एपीआई जो है री एंट्रेंट हो। स्लाइड में कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। लिनक्स की थ्रेड्स जो है वो, लिनक्स के अंदर जो है वैसे तो थ्रेड्स को टास्क के जरिए कहा जाता है कि वो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन असल असल में वो थ्रेड्स ही होते हैं बैकग्राउंड में। और थ्रेड क्रिएशन इज डन थ्रू क्लोन। क्लोन के जरिए जो है वो थ्रेड्स की क्रिएशन पॉसिबल होती है। The clone allows a child task to share the address space of the parent task. तो क्लोन क्या करता है कि चाइल्ड टास्क जो है वो पेरेंट टास्क का जो है स्पेस शेयर करेगा। यही होता है ना कि फोर्क हम जो करते हैं, फोर्क से जो है वो एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, तो जो कि जो पेरेंट की एड्रेस स्पेस यूज कर रहा होता है। तो ये फ्लैग्स है मुख्तलिफ जो कि जैसे क्लोन या फाइल सिस्टम का क्लोन जो है वो फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए क्लोन एफएस का फ्लैग यूज होता है लिनक्स में। ये मुख्तलिफ जो है ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि ये मुख्तलिफ क्लोन के फीचर्स हैं। जैसे मेमोरी स्पेस के लिए, सेम मेमोरी स्पेस को शेयर करने के लिए क्लोन वर्चुअल मेमोरी का फंक्शन है। तो लिनक्स में ये चीज़ें जो है मौजूद हैं, तो जो कि थ्रेड्स की हैंडलिंग के लिए की जाती है। और लाइब्रेरी के अंदर लिनक्स में जो फोर्क का सिस्टम यूजर पूरा फोर्क्स के जरिए से सिस्टम फोर्क जो है वो फंक्शन कॉल होता है, तो इसकी फिर वो क्या करता है, वो एक चाइल्ड सिस्टम जो उसका क्लोन है, वो क्लोन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वो चाइल्ड सिस्टम को जो है वो कॉल करता है फोर्क के जरिए।
लिनक्स में ऐसा ही होता है कि पेरेंट प्रोसेस जो है चाइल्ड प्रोसेस को एक्सेस करता है। पेरेंट प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है जब हम फोर्क कमांड यूज करते हैं। तो ये भी हमने देख लिया था वैसे पहले भी। तो यहाँ तकरीबन ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ एडिशनल मटेरियल वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। मैनी टू मैनी मॉडल ये हमने नहीं देखा था, हमने देखा था 1 to 1 और मैनी टू वन। मैनी टू वन 1 to 1 देखा था, लेकिन मैनी टू मैनी मॉडल हमने नहीं देखा था कि कितने थ्रेड यूजर के। इसका मतलब है मैनी थ्रेड यूजर के और मैनी थ्रेड्स कर्नल के, ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेट करके मिलके काम करेंगे। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है अलाउज मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स टू बी मैप टू मेनी कर्नल थ्रेड्स। तो यूजर लेवल थ्रेड जो है वो कर्नल के थ्रेड के साथ जो है वो मैप हो जाएंगे। allows the operating system to create a sufficient number of kernel threads. तो इतने कर्नल थ्रेड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं कि वो हैंडल कर सके मेनी यूजर थ्रेड्स को। अब आप देखें जैसे नीचे डायग्राम बनी है, ये ब्लू कलर के अंदर आपको यूजर थ्रेड नजर आ रहा है, ठीक है, यूजर थ्रेड्स हैं ब्लू कलर में, और ये 4 यूजर थ्रेड्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग 3 कर्नल के थ्रेड जो है वो कर्नल ने प्रोड्यूस किए। तो ये 3 कर्नल के थ्रेड्स जो है वो इन 4 यूजर के थ्रेड्स को हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रेड्स दोनों के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें मतलब ये कोशिश की जाती है कि अगर एक थ्रेड 2 को हैंडल कर ले तो बाकी 2 एक को कर लेंगे। तो इस तरह से भी ये मुमकिन है कि कर्नल के थ्रेड्स कम लगे, कर्नल के थ्रेड्स की तादाद कम हो और यूजर के थ्रेड्स की तादाद ज़्यादा हो, लेकिन दोनों जो है वो मतलब मैनी टू मैनी का ये कॉन्सेप्ट जो है वो भी एक मतलब इम्प्लीमेंटेड है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फॉलो होता है, जैसे कि विंडोज NT 2000 के अंदर ये जो है यही मॉडल यूज किया गया। और 2 लेवल मॉडल का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दिखाया गया 2 लेवल मॉडल। तो 2 लेवल मॉडल का मतलब क्या, सिमिलर टू मैनी टू मैनी की तरह सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट इट अलाउज अ यूजर थ्रेड टू बी बाउंड टू अ कर्नल थ्रेड। तो इसके अंदर जो है ना एक थ्रेड अलग से सारे तौर पर, जैसे मैनी टू मैनी इसमें देखें आधा पोर्शन तो मैनी टू मैनी वाला है, नीचे कर्नल के थ्रेड्स हैं, ऊपर यूजर के थ्रेड्स हैं। ये कर्नल के 3 थ्रेड्स मिलकर यूजर के 4 थ्रेड्स को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एक कर्नल का थ्रेड अलग से भी चल रहा है जो कि एक यूजर का थ्रेड हैंडल कर रहा है। तो ये एक तरह से 2 लेवल मॉडल हो गया कि इसके अंदर दो जो है लेवल बना दिए गए। इसके अंदर मैनी टू मैनी भी है और एक तरह से 1 to 1 भी है। तो कभी हमें जरूरत पड़ेगी कि एक कर्नल का एक यूजर थ्रेड हैंडल कर ले, तो वो भी इस मॉडल के अंदर किया जा सकता है। इस तरीके कार को 2 लेवल मॉडल कहता है। इसकी एग्जांपल जो है इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर मौजूद है, यानी कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है, सोलरीज है और HP के जो है। तो बहरहाल ये भी एक किस्म का जो है वो मॉडलिंग स्कीम्स है जो हमने डिस्कस नहीं की थी। मैनी टू मैनी भी है, 2 लेवल मॉडल भी है। इम्प्लिसिट थ्रेडिंग, इम्प्लिसिट थ्रेडिंग क्या होता है कि एक तो थ्रेड वो होता है ना जो प्रोग्रामर क्रिएट करता है, डायरेक्ट कोड के जरिए से थ्रेड क्रिएट करते हैं, और आपने लैब में भी किया होगा और मल्टीपल थ्रेड्स आपने कोडिंग के जरिए क्रिएट किए होंगे। लेकिन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तुम्हें चाहिए होता है कि भाई इम्प्लिसिट थ्रेडिंग हो, ऑटोमेटिकली जो है वो थ्रेड्स क्रिएट हो जाए। तो यानी कि यूजर का कोड बजाय ये कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है वो इसका जो है फिक्र ले, वो वरीज करे अबाउट क्रिएटिंग थ्रेड्स, वो जो है उसको कहते हैं एक्सप्लिसिटली थ्रेड क्रिएशन, ठीक है। यानी कि थ्रेड क्रिएट हो रहे हैं एक्सप्लिसिटली अगर कोडिंग के जरिए हो रहा है। लेकिन अगर विदाउट कोडिंग यानी कि प्रोग्रामर क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि कंपाइलर या लाइब्रेरी या जो प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशन है या जो प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के अंदर जो है वो थ्रेडिंग हो रही है, उसमें थ्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट थ्रेडिंग। वो इम्प्लिसिट थ्रेडिंग कहलाता है। लेकिन विदाउट कोडिंग जो है वो इम्प्लिसिटली कंपाइलर या लाइब्रेरी वो प्रोड्यूस कर रही है, वो क्रिएट कर रही है थ्रेडिंग, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट थ्रेडिंग। तो वो मुख्तलिफ तरीकों से पॉसिबल है, थ्रेड्स पूल के जरिए, ओपन MP कंपाइलर सपोर्टेड के जरिए, ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच जो मैक या OS के अंदर जो है इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो इम्प्लिसिट थ्रेडिंग जो है वो इन तरीकों से जो है वो पॉसिबल है अप्लाई करना। देख लेते थोड़ा बहुत इसको। थ्रेड पूल्स क्या होता है दिखा रहे हैं। थ्रेड पूल्स create a number of threads in a pool where they await for work, ठीक है।
यानी कि इसके अंदर एक ही वक्त में मल्टीपल थ्रेड्स पे जो है वो क्रिएट कर दी जाती है, एक लिमिट बना दी जाती है, ठीक है, एक लिमिट बना दी जाती है, लिमिट द काउंट ऑफ थ्रेड्स, ठीक है, अलाउ द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन द एप्लीकेशन टू बी बाउंड इन द साइज ऑफ पूल। एक पूल बना दिया जाता है, उस पूल के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक पूल बना दिया, उसके अंदर जो है वो 10 थ्रेड्स क्रिएट होंगे, तो 10 थ्रेड यहाँ क्रिएट होगा, ये हो गया आपका पूल 1, ठीक है, पूल 1 के अंदर 10 थ्रेड क्रिएट होगा। और थ्रेड चाहिए होंगे तो दूसरा पूल जो है क्रिएट कर दिया जाता है, उसके अंदर 10 मजीद नए थ्रेड्स बन जाते हैं। तो ये सिस्टम कहलाता है थ्रेड पूल का, कि जब ज़रूरत हुई उस वक्त जो है वो थ्रेड्स को वो एक नया पूल बना लिया। इसका फ़ायदा ये फास्टर होता है, ठीक है, बहुत मतलब यानी कि बहुत जल्दी थ्रेड्स बन जाते हैं, क्योंकि एक सिर्फ पूल क्रिएट करना है, एक पूल जो है वो क्रिएट होता है और ऑटोमेटिकली इसमें नंबर ऑफ थ्रेड जो उसकी लिमिट के अंदर होता है, लिमिट का साइज हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने हिसाब से रख सकता है। तो जितना लिमिट कर देंगे उतना पूल के अंदर वो थ्रेड्स जो है ऑटोमेटिकली सेटली बन जाते हैं, और इससे ऑपरेटिंग सिस्टम की एफिशिएंसी बेटर हो जाती है। तो एक तो ये तरीके कार है। और एक इसके अलावा ओपन एमपी है। ओपन एमपी क्या है? ये एपीआई है एक्चुअली सी के अंदर, और सी के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर ये एपीआई यूज होती है ओपन एमपी के नाम से। तो पैरेलल प्रोग्रामिंग शेयर्ड मेमोरी एनवायरनमेंट्स, ठीक है, हम पैरेलल प्रोग्रामिंग अगर हमें करनी है तो उसके अंदर ये हेल्पफुल होती है, फिर थ्रेड्स बैकग्राउंड में बनना शुरू हो जाता है। पैरेलल रीजन आइडेंटिफाइड बाय द प्रोग्रामर, प्रोग्रामर क्या करता है, पैरेलल रीजन आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे ये जैसे हैश का साइन लगा के ये लिख दिया प्रोग्राम ओ एम पी पैरेलल, अब यहाँ से जो है ना प्रोग्राम पैरेलल चलना शुरू हो जाए। तो आप इसमें बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ थ्रेड जो है वो कितने नंबर ऑफ कोर्स के साथ, कोर का मतलब नंबर ऑफ सीपीयू जाहिर है, जो एक कोर में कितने सीपीयू है, तो कितने थ्रेड्स कितने सीपीयू के साथ चले, तो वो आप बता सकते हो, वो पैरेलल चलना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन ओपन एमपी, वो एमपी की जो लाइब्रेरी है ना, ये इसको आपको यूज करना पड़ेगा, तो फिर आप पैरेलल एग्जीक्यूशन करवा सकते हो। तो इस तरह से कोडिंग जैसे नीचे दिखाया गया है, आपको ये एक फोर का लूप चलाया गया है, ठीक है, तो ये पैरेलल फोर का लूप चल रहा है ओपन एमपी के जरिए। तो आप मल्टीपल फंक्शंस को पैरेलल चला सकते हो, एक साथ चला सकते हो। ये जब ही मुमकिन होगा जब आप इस लाइब्रेरी को जो है यूज करें, तो इम्प्लिसिटली बहुत सारे थ्रेड्स बन जाते हैं जो पैरेलल एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, ये आप क्रिएट तो नहीं कर रहे थ्रेड, लेकिन बैकग्राउंड में थ्रेड्स क्रिएट हो जाते हैं, और इस तरह से जो है वो जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सी और सी प्लस प्लस के अंदर ये एग्जांपल में आपको यहाँ पर दिखा दिया। ओपन एमपी यूज किया है आपने लैब में? ये ओपन एमपी ओ एम पी के नाम से जो लैब में कोई परफॉर्म किया है इसके काम? पैरेलल चलाइए कुछ फंक्शंस अपने फोर के लूप, वाई के लूप, इस थ्रेड के फंक्शन को कॉल करते हैं। नहीं चला है? मैं देख लूंगा शायद इसमें ये फीचर इसमें रखा है कि नहीं। ये सी के अंदर सपोर्टेड है, सी और सी प्लस प्लस के अंदर ये ओपन एमपी के नाम से एपीआई मौजूद है। उसको कॉल करके आप काफी फंक्शन अपने पैरेलल चला सकते हो, बस आपका प्रोग्राम फास्टर हो जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच के नाम से जो है वो भी एक सी के अंदर एपीआई मौजूद है। और इसका काम क्या है कि कौन से कोड जो है पैरेलल चलेंगे। जीसीडी भी वो तकरीबन वही काम करता है, लेकिन उसमें आप ब्लॉक्स डिफाइन कर लेते हो, ठीक है, इसमें आप एक ब्लॉक डिफाइन कर दिया, दूसरा ब्लॉक डिफाइन कर दिया, ठीक है, मल्टीपल ब्लॉक्स डिफाइन कर दिया, और फिर वो जो है डिफरेंट कोड जो है डिफरेंट ब्लॉक को इन पैरेलल एग्जीक्यूट करता है। ब्लॉक्स कैन रन इन पैरेलल इन डिफरेंट कोड्स। इतने आपने ब्लॉक्स बना दिए, अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो हर ब्लॉक को कितने कोर्स के अंदर चलाता है, ये उसका काम। इसमें हम ब्लॉक्स के अंदर प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो प्रोग्रामर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कौन सा जो है वो रीजन जो है वो पैरेलल चलेगा, ये प्रोग्रामर डिफाइन करता है, और फिर जो है वो चीज़ें जो है एक साथ चलना शुरू हो जाती है। थ्रेडिंग के कुछ और इश्यूज भी है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने छोड़ दीजिए, ये छोड़ देते हैं हम, थ्रेड हैंडलिंग, सिग्नल हैंडलिंग, ये स्लाइड्स हम स्किप कर देते हैं। अच्छा, ये कर लेते हैं, थ्रेड स्केजुलर एक्टिवेशन कैसे होती है, यानी कि स्केजुलर जो है थ्रेड्स को कैसे एक्टिवेट करता है।
तो इस स्लाइड में देखें आप, यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस दिखाया गया है। ये सर्किल के ये पूरा सर्किल एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर 3 थ्रेड्स हैं। ये आप नजर आ रहे हैं ब्लू कलर में, ये 3 थ्रेड जो है इस प्रोसेस के अंदर है। और इसके बाद नीचे जो आपको ग्रीन कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, ये आपको ये जो है एक्चुअली थ्रेड की लाइब्रेरी है। ये बॉक्स जो है वो थ्रेड की लाइब्रेरी है, जो कि बिल्ट इन लाइब्रेरी जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज करते हैं। पी थ्रेड जो है सी के अंदर जो है, पी थ्रेड आपके जो है सी थ्रेड सी के अंदर मौजूद है जैसे। तो जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है, लाइब्रेरीज है थ्रेड्स के लिए, वो जो है आप देखिए यहाँ पर प्रोसेस के अंदर मौजूद है, और ये इस कलर में शो किया गया। बाकी जो टेबुलर फॉर्म में ये थ्रेड टेबल है, इसके अंदर जितने थ्रेड 3 थ्रेड बने, 3 थ्रेड्स की इन्फॉर्मेशन इस थ्रेड टेबल में होगी। और ये जो अलग से स्क्वायर नजर आ रहा है, ये अब कॉल हैंडलर, ठीक है। ये लाइब्रेरी रजिस्टर्स आर अब कॉल हैंडलर व्हेन प्रोसेस थ्रेड इज द प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये जो है ना रजिस्टर करवा देगा इस प्रोसेस को भी, उसके अंदर जितने थ्रेड्स हैं उनको भी, किसके अंदर, कर्नल के अंदर। कर्नल के अंदर कर्नल के अंदर सारे थ्रेड्स को और प्रोसेस को जो है रजिस्टर करवा देगा कि इस वक्त इस थ्रेड के अंदर जो है कितने प्रोसेस, कितने इस प्रोसेस में कितने थ्रेड जो है वो चल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है लाइब्रेरी रजिस्टर्स हैंडलर कॉल हैंडलर व्हेन प्रोसेस थ्रेड इज स्टार्टेड, ठीक है। तो जैसे ही थ्रेड प्रोसेस या थ्रेड स्टार्ट होते हैं तो ये रजिस्टर करा देता है कॉल हैंडलर कर्नल को, ये प्रोसेस जो है ये है, उसमें इतने थ्रेड्स हैं। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल थ्रेड 1 की एग्जीक्यूशन हुई, यहाँ तक थ्रेड 1 की एग्जीक्यूशन हुई, और यहाँ पर आके आके वो रुक गया, किसी आईओ के लिए वेट करने लगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी आईओ के लिए वेट करने लगा, यहाँ पर ये जो है स्टॉप हो गया और आईओ के लिए वेट कर रहा है। अब इस वेटिंग टाइम के अंदर जो आईओ क्या, आईओ की इंफॉर्मेशन भी जो है वो कॉल हैंडलर ने कर्नल को बता दी कि भाई थ्रेड वन था, इसलिए जो है वो ये आईओ के लिए वेट कर रहा है। ये तो कर्नल इनिशिएट्स आईओ एंड ब्लॉक्स द थ्रेड 1। तो कर्नल क्या करेगा, थ्रेड 1 को जो है वो ब्लॉक कर देगा कि अभी वो वेटिंग में है, तो उसको ब्लॉक कर देगा। और फिर कर्नल जो है अब कॉल हैंडलर को जो है वो कहेगा कि अपना अपना स्केड्यूलर एक्टिवेट करो, और जो अवेलेबल थ्रेड्स हैं उनमें से किसी को चलाओ, क्योंकि थ्रेड 1 जो है वो आईओ के अंदर मौजूद है। तो फिर जब ये इसको सिस्टम कर्नल की तरफ से जो है कॉल हैंडलर को जो है वो नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो फिर वो उसके बाद अब कॉल हैंडलर जो है वो क्या करेगा, वो स्केड्यूल कर देगा दूसरा थ्रेड, अगला थ्रेड जो है वो स्केड्यूल कर देगा, क्योंकि ये पहला वाला आईओ कर रहा है। तो आप देखें ये अगला थ्रेड जो है वो स्केड्यूल हो गया, ठीक है। और अगला थ्रेड यहाँ तक चला था, इस पॉइंट तक, आप जहाँ तक आप देखें रेड बार खत्म हो रहा है, तो यहाँ तक दूसरा थ्रेड चला था। तो उसने डिटेक्ट किया कि जो पहले का आईओ है वो फिनिश हो चुका है, पहले का जो आईओ है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वो पहले का आईओ कंप्लीट होने की वजह से वो कहेगा कि अब तुम रुक जाओ, अब पहले वाले को जो आईओ था वो मिल गया, कीबोर्ड से किसी ने की प्रेस करनी थी या माउस से क्लिक करना था, जो भी था वो काम हो चुका है, अब पहला वाला थ्रेड चलेगा, अब तुम रुक जाओ। वो उसको रोक देगा और पहले वाले थ्रेड को चला देगा। अब कॉल हैंडलर जो है वो, यानी कि कर्नल के इन्फॉर्म कर देगा उसको, कर्नल इन्फॉर्म्स द लाइब्रेरी टू बाय अप कॉल, ये वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि भाई पहले का आईओ आ चुका है, कर्नल इन्फॉर्म कर देगा हैंडलर को पहले का आईओ कंप्लीट हो चुका है, अब तुम पहले वाले को चला दो। तो ये फिर क्या करेगा कॉल हैंडलर, जो है वो पहले वाले थ्रेड को रीस्टार्ट कर देगा जहाँ से छोड़ा था, मतलब रीस्टार्ट का मतलब जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर देगा, और ये फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस सेशन के अंदर जो है काम कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी कि कर्नल जो है वो अब कॉल हैंडलर जो है वो कर्नल को बताता है भाई थ्रेड के अंदर ये मामला हो रहा है। अगर कोई आईओ आता है तो अब कॉल हैंडलर थ्रेड कर्नल को बताता है कि भाई आईओ आ गया। आईओ जो है फिर कर्नल जो है वो देख लेता है, चूंकि तो अगर आईओ आता है ना, आईओ कर्नल खुद ही बताता है, क्योंकि कर्नल को तो इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि थ्रेड्स चल रहे हैं अंदर। अगर आईओ आता है तो कर्नल जो है वो खुद ही रुकवाता, अब कॉल हैंडलर को कहता है कि भाई तुम जिसका आईओ आया है उसको उसको उसके अलावा जो थ्रेड्स हैं उनको स्केड्यूल कर दो। जब वो स्केड्यूल हो रहे होते हैं, अगर वो पहले वाले का आईओ कंप्लीट हो जाता है तो कर्नल दोबारा कॉल हैंडलर को कहता है कि भाई जो पहला वाला जो वेटिंग में था आईओ ब्लॉक हुआ था उसको दोबारा कंटिन्यू कर दो, क्योंकि उसका आईओ कंप्लीट हो गया है।
इस तरह से उसको जो है वो इस सेशन के अंदर चलाता है। तो ये एक्चुअली अब कॉल मैकेनिज्म है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, इस स्लाइड में कोई बात समझ में नहीं आई है। सही, क्लियर है। बाकी ये दिखाया, ये विंडोज एक्सपी के अंदर थ्रेड्स कैसे क्रिएट होते हैं, ये हम छोड़ रहे हैं, हमने लिनक्स की एग्जांपल देख ली है बस। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा थ्रेड्स का चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। और अभी ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर का होगा क्विज, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे को जो हमारी क्लास होगी उसमें इस चैप्टर का आपका क्विज होगा। और वो मेरे ख्याल में आपका 5वां क्विज होगा, 4 क्विज हो चुके हैं। तो ये लास्ट क्विज होगा नेक्स्ट फ्राइडे थ्रेड्स में से। तो आप कोशिश करके इसकी अच्छी तैयारी कीजिएगा, तो फिर इसका क्विज हम कंडक्ट कर लेंगे। क्विज 5 है, पूछ रहे हैं, सवाल आया शायद, कौन पूछ रहा है क्विज असाइनमेंट कितने हैं। क्विज 5 है, तो अगला 5वां आखिरी क्विज है। और असाइनमेंट जो है वो मैं 3 दूंगा। वो मैं असाइनमेंट इंशाल्लाह 3 एक साथ दे रहा हूँ। और लेकिन आपका टाइम दे दूंगा, आपको 10 दिन दे दूंगा, 10-12 दिन, 15 दिन, 10 दिन दूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो तो अभी इसी महीने तो आपका कंप्लीट होने वाला है ना। तो छोटे छोटे प्रोग्राम कोड करने हैं असाइनमेंट में, और कुछ नहीं। मतलब प्रोग्रामिंग असाइनमेंट होंगी, इसके अंदर आप छोटे से मैं कोई कॉन्सेप्ट दूंगा, इस अपने सिस्टम का उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके, मतलब जो सवाल दिया होगा उस सवाल के हिसाब से इम्प्लीमेंट करके वो आप असाइनमेंट सबमिट करा। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ ये असाइनमेंट वाला काम भी मैं आज ही कर दूँ, ये आज ही अपलोड कर दूँ असाइनमेंट भी, ताकि आप लोगों को टाइम भी मिले असाइनमेंट करने का। कोशिश करूंगा असाइनमेंट आपकी आज कर दें, ठीक है। अच्छा, ये मेमोरी मैनेजमेंट, ये अगला चैप्टर है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर हमारा रैम है, ठीक है। यानी कि रैम की मैनेजमेंट का हम बारे में बात करेंगे कि रैम को किस तरीके से जो है हम यानी कि ज़ाहिर है कोई प्रोग्राम चलता है तो किस तरीके से रैम के अंदर चीज़ें मैनेज होती हैं। रैम अगर फुल हो जाती है तो फिर क्या किया जाता है, और रैम के अंदर एड्रेसिंग कैसे होती है, एड्रेस स्पेस कैसे जो है मेंटेन होती है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है, फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है, रैम के अंदर प्रोग्राम कैसे एक्टिवेट होते हैं, और ये लोकेशन एड्रेसेस कैसे होती है। यानी कि पूरा चैप्टर जो है ये रैम की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर मेन मेमोरी का मतलब रैम है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी भी सेम कहते हैं, ठीक है। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी वो हार्ड ड्राइव कहलाती है, और प्राइमरी मेमोरी आपकी जो है जो रैम से हम कहते हैं वो मेन मेमोरी। तो ये टॉपिक्स हैं जो इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस वेज ऑर्गेनाइजिंग मेमोरी हार्डवेयर। तो मेमोरी हार्डवेयर को, तो जाहिर है रैम एक हार्डवेयर है ना, आपका रैम हार्डवेयर है। तो वो हार्डवेयर को कैसे एक्सेस करता है उसकी डिस्क्रिप्शन हम देर थोड़ा देखेंगे इसके अंदर। और टू डिस्कस वेरियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स इंक्लूडिंग पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, यानी कि सीपीयू जो है कैसे रैम को एक्सेस करता है, तो उसकी टेक्निक्स, मुख्तलिफ मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। और उसमें पेजिंग और सेगमेंटेशन है, इसमें एल्गोरिदम्स भी हैं कुछ जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि वो मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है।
Third one is to provide a detailed description of the Intel Pentium, which supports both pure segmentation and segmentation with paging. तो इंटेल प्रोसेसर है चूंकि हम यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, पेजिंग सेगमेंटेशन के साथ कैसे अप्लाइड होती है। तो बहरहाल अभी तो हमें सेगमेंटेशन का भी नहीं पता, पेजिंग का भी नहीं पता। ये तो पहले कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, उसके बाद टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज के लिए ये स्लाइड है। Program must be brought from disk into memory and placed within a processor for it to be run. यानी कि जाहिर है पहले तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी हम फॉर एग्जांपल ये हार्ड डिस्क है, अगर तो हार्ड डिस्क के अंदर शुरू में प्रोग्राम आपके कहाँ होते हैं, हार्ड डिस्क में होता है। ये हार्ड डिस्क में आपके प्रोग्राम सारे रखे हुए हैं और जाहिर है ये इस वक्त इनएक्टिव है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इसको चलाना चाहते हैं, तो वो कहाँ पर आ जाते हैं, रैम में आ जाते हैं। और प्रोग्राम जो है वो 1 बाय 1 रैम के अंदर चलना शुरू हो जाते हैं। जब हम उसको जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, प्रोग्राम रैम में आना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, मेन मेमोरी एंड रजिस्टर्स आर ओनली स्टोरेज सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। तो सीपीयू की अगर हम बात करें, सीपीयू की अगर हम बात करें, तो सीपीयू आपका फॉर इंस्टेंस सीपीयू है, तो सीपीयू डायरेक्टली सीपीयू के अंदर जो है वो सीपीयू के अंदर जो है आपको पता है कि वो रजिस्टर्स भी होंगे, रजिस्टर्स भी होते हैं इसके अंदर, जिसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ बिल्ट इन, और कैशे भी होता है, कैशे भी बिल्ट इन आता है सीपीयू में। तो ये दोनों इसके पार्ट होते हैं सीपीयू के एक तरह से। और होता ये है कि कैशे जो है वो मेन मेमोरी और यानी कि रैम रैम जो है सीपीयू जो एक्सेस करता है वो किसको एक्सेस करता है, डायरेक्टली रैम को। उस हार्ड ड्राइव को तो एक्सेस कर नहीं सकता, वो रैम को एक्सेस करता है, और रैम के अंदर जितने प्रोसेस रखे हुए हैं उनको जो है वो सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है। और जितने ज़्यादा जो है वो जितने ज़्यादा जो है वो उसके अंदर प्रोसेस आ सकते हैं वो उसको लाने की कोशिश करता है। उसको कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, यानी कि जितनी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे भी यहाँ पर दिखाऊंगा मैं आपको। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ये है कि आप एक वक्त के अंदर कितने प्रोग्राम जो है रैम के अंदर लोड कर सकते हो। ठीक है, कितने प्रोसेस, अगर 10 प्रोसेस, वो क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, जितने प्रोसेस आप लोड करोगे उतना मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी, उतना सीपीयू ज्यादा अच्छा यूटिलाइज होगा। जितने ज्यादा प्रोसेस रैम में होंगे जितना सीपीयू ज्यादा अच्छा यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही करता है कि कोशिश करता है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स एक ही वक्त के अंदर रैम में लोड हो जाए, ताकि बहुत सारे प्रोसेस चलना शुरू हो जाए और सीपीयू यूटिलाइज हो सके सही तरीके से। बजाय ये कि हार्ड डिस्क के अंदर वेट करवाया जाए, वेट कराने की बजाय वो सबको कोशिश करता है लोड करने की, जो जो एक साथ ताकि चलाना शुरू कर दे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है। और जाहिर है इसके अंदर आपके पास अगर अच्छी रैम लगी हुई है और प्रोसेसर आपके पास Core i5 Core i7 और अच्छी जनरेशन के प्रोसेसर है, तो वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो अब होता क्या है कि प्रोग्राम जो है वो लोड होता है, और लोड होने के बाद उसको कैशे में भी आता है, कैशे भी यूज होता है, और कैशे के बाद वो रजिस्टर्स के अंदर भी वैल्यूज को रखा जाता है। तो सीपीयू जाहिर रजिस्टर और कैशे को सीपीयू फास्ट एक्सेस कर लेता है क्योंकि वो तो इसके अंदर ही है, लेकिन रैम थोड़ा फासले पर है तो थोड़ा डिले आता है। तो यहाँ पर ये बात लिखिए कि मेमोरी यूनिट ओनली सीज अ स्ट्रीम ऑफ एड्रेसेस प्लस रीड रिक्वेस्ट और एड्रेस प्लस डेटा एंड राइट रिक्वेस्ट। क्या मतलब, सीपीयू या तो राइट करवाएगा, रैम पे कुछ रखवाएगा सॉल्व करने के बाद, या रीड करेगा। ठीक है, सीपीयू या तो रीड करता है या राइट करता है। ठीक है, और रीड करके कंप्यूटेशन करता है, फिर वापस रैम में रख देता है राइट करने के लिए।
जो रिजल्ट आता है। तो अब इसके अंदर होता है क्या, वो बार बार एड्रेसेस को सीपीयू पढ़ता है, सीपीयू बार बार जो है वो एड्रेसेस को पढ़ता है। कौन किस एड्रेसेस को, रैम के एड्रेसेस को, रैम के एड्रेसेस को सीपीयू बार बार जो है पढ़ता है, जिसकी वजह से डिले आता है। ठीक है, क्योंकि डिले क्यों आता है, क्योंकि ये काफी साइकिल्स इन्वॉल्व होती हैं, राइट करा फिर रीड किया फिर राइट किया, ये साइकिल्स कहलाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेन मेमोरी कैन टेक मेनी साइकिल्स कॉजिंग अ स्टॉल। स्टॉल का मतलब क्या है, डिले, डिले आ जाता है, क्योंकि बार बार वो रीड करता है, बार बार राइट करता है, फिर रीड करता है, राइट करता है। तो बार बार जो एक्सेस करता है रैम को रीडिंग राइटिंग के लिए, उसमें मेनी साइकिल्स इन्वॉल्व होती है, उसकी वजह से स्टॉलिंग होती है, डिले आना शुरू हो जाता है। और ये डिले जो है, हम चाहते हैं ये डिले बहुत लंबा ना हो, ये छोटा हो जाए। ठीक है, यानी कि सीपीयू अगर कोई चीज़ को बाहर निकल लेके जा रहा है रैम से अपने पास में, रैम पे रखवा रहा है, तो जो स्टॉलिंग का टाइम है ये कम से कम हो। ठीक है, डिले कम से कम हो। स्टॉल कहते हैं लंबा डिले, यानी कि ऐसा लगे कि रुक गया है लेकिन काफी देर बाद चल जाता है, उसको कहते हैं स्टॉल। ठीक है, तो स्टॉलिंग से बचने के लिए कि स्टॉलिंग ना लगे, थोड़ा सा स्लो हो जाए सही है, लेकिन स्टॉलिंग ना हो। स्टॉलिंग का मतलब लगेगा जैसे यूजर को कि हैंग हो रहा है सिस्टम, रुक रहा है। ठीक है, तो स्टॉलिंग ना हो, तो उससे बचने के लिए फिर मुख्तलिफ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं ताकि जो है स्टॉलिंग से बचा जा सके। तो इस चैप्टर में अभी अभी हम देखते हैं कि स्टॉलिंग से भी कैसे हम कोशिश करके रख सकते हैं। तो ये काम है कि मैनी साइकिल जो इन्वॉल्व होती है वो स्टॉलिंग से कैसे वजह। सेकंड क्या है, अच्छा ये तो बात आपको पता है, कैशे सेट्स बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स और जो है मेन मेमोरी के दरमियान कैशे होता है। ठीक है, कैश यानी कि रैम से उठ के कैशे में आता है, फिर कैशे से फिर वो रजिस्टर वगैरह जो वगैरह है उसके वैल्यू को लेते हैं और सीपीयू उसको जो है वो चला रहा होता है। तो मोस्ट रिसेंट वैल्यू कैशे में होती है जो रैम से उठ के आती है। अच्छा जी, लेस देन अ मिनट दिखा रहा है, ये डिस्कनेक्ट होने वाला कनेक्शन, दोबारा कनेक्ट करते हैं।